चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल कहां तक किए थे? हम लोग शायद पढ़े थे कल लेंस में, लेंस से रिफ्रैक्शन पढ़ लिए थे ना। हम लोग को आज रिफ्रैक्शन देखना है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, किसका रिफ्रैक्शन देखना है? प्रिज्म का रिफ्रैक्शन देखना है। तो प्रिज्म से रिफ्रैक्शन में एक 5 नंबर का सवाल ये बनता है कि आपको बोला जाएगा कि एक प्रिज्म है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? ए बी सी। बोलेगा कि बताओ अगर इस पे हम लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे तो इससे डेविएशन कितना होगा और इसका मिनिमम डेविएशन कितना होगा। अगर कोई पैरेलल लाइट बीम इस पे हम इंसिडेंट कराएं, पैरेलल लाइट बीम को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। अभी 3 गो रे लेके हम नहीं चल सकते, क्योंकि 3 गो रे लेके अगर हम इसका डेविएशन को हम नोट करना चाहें तो ये थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम क्या करेंगे, केवल एक ही को ले लेंगे, एक से ही समझ जाएंगे कि पैरेलल बीम आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं, बस एक रे को सेलेक्ट करते हैं। यहां पे कोई रे इंसिडेंट किया जिसका मान लो नाम क्या है? पिक क्यू, ठीक है। लाइट कहां से कहां जा रहा है? ये एयर है जिसको हम रेयर कह सकते हैं, और ये ग्लास का बना हुआ प्रिज्म है तो इसको हम ग्लास का प्रिज्म को बोल सकते हैं, और ये डेंसर मीडियम जैसा बिहेव करेगा। हम लोग प्रॉपर्टी में ऐसा सीखे हैं कि लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो किधर बेंड करता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर हम नॉर्मल का बात करें तो यहां से नॉर्मल हम दिखा सकते हैं। बताओ इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होने वाला है तो नॉर्मल भी यहीं पे दिखाना पड़ेगा। तो सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर अप्रोक्सीमेटली है। ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो इसको हम बोलेंगे कि नॉर्मल हुआ, ठीक है। इस सरफेस ए बी के लिए नॉर्मल, इसलिए इसका नाम हम क्या देते हैं? फर्स्ट नॉर्मल। एक बार रिफ्लेक्शन इधर भी तो होने वाला है तो उधर भी नॉर्मल खींचने वाले हैं। तो चलो फिलहाल इसको देख लो आप। अब इसका रिफ्लेक्शन देखना, तो लाइट को कायदे से जाना कैसे चाहिए था? सीधा जाना चाहिए था, लेकिन लाइट ये सीधा जा पाएगा नहीं, ये लाइट यहां से बेंड करेगा टुवर्ड नॉर्मल। तो नॉर्मल नीचे है ना, तो ये जो लाइट है वो थोड़ा नीचे से जाएगा ऐसे। देखो लाइट का ओरिजिनल पथ ये वाला था डॉटेड, लेकिन अपने पथ को छोड़ के ये थोड़ा नीचे की तरफ बेंड कर दिया। जितना एंगल से बेंड हुआ इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये कौन सा रे है? रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? इसका नाम हम देते हैं R1, इसका नाम देते हैं डेल्टा 1, ठीक है। इसके बाद बताइए ये लाइट कहां पे पहुंच गया? एसी के पास। तो ये एसी के लिए बताइए इसका नाम देते हैं QR। ये जो बीच से लाइट पास कर रहा है ना, इस रे का नाम क्या दे रहे हैं? QR। तो जब यहां से इस मीडियम में बाहर निकलेगा तो इधर भी क्या है? एयर है। अब लाइट बताइए कहां से कहां जा रहा है? डेंसर से रेयर मीडियम में। तो ये बताओ कायदे से लाइट को स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए था तो सीधा जाना चाहिए था, लेकिन बताइए लाइट सीधा जा पाएगा? लाइट सीधा नहीं जा पाएगा। यहां पे हम नॉर्मल को देखेंगे, नॉर्मल ये होगा, ठीक है। ये दोनों नॉर्मल कहीं पे इंटरसेक्ट किया, जहां पे इंटरसेक्ट किया वहां पे हम नाम n दे देते हैं। पहला नॉर्मल AB के लिए N1, दूसरा नॉर्मल AC के लिए N2, और दोनों नॉर्मल कहीं पे कटा, उस पॉइंट का नाम क्या है? N है। अब तो ये नॉर्मल के हिसाब से ना बेंड करेगा। तो बताइए डेंसर से रेयर जा रहा है तो नॉर्मल के टुवर्ड जाएगा कि नॉर्मल से अवे जाएगा? तो नॉर्मल से अवे तो इधर जाएगा, तो ये लाइट इधर चला जाएगा। इसका नाम देते हैं हम RS। क्लियर? बताओ PQ कौन सा रे है? PQ कौन सा रे है? तो ये इंसिडेंट रे है। कौन सा रे है? QR क्या है? QR तो QR है रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा रे? रिफ्रैक्टेड रे है। किसके लिए? AB के लिए। AB से रिफ्रैक्ट हुआ है ना, तो AB के लिए क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। QR बताइए AC के लिए भी किसी चीज का काम कर रहा है। तो देखिए यही QR AC पे इंसिडेंट हुआ है तो हम बोलेंगे QR इंसिडेंट रे भी है। किसके लिए? AC के लिए। अब फाइनली बाहर क्या निकला है? RS। जो फाइनली जो बाहर इमर्ज हुआ निकला उसका नाम क्या है? तो RS को क्या बोलेंगे? नहीं, रिफ्रैक्शन अगर 2 बार हुआ है ना, अगर रिफ्रैक्शन 2 बार हो रहा है तो फाइनली जो सेकंड टाइम में जो बाहर निकलेगा उसको बोलना इमर्जेंट।
ठीक है, पहला का नाम हम रिफ्रैक्टेड बोल दिए, लेकिन वही रिफ्लेक्शन एक बार और हुआ तो फाइनली जो बाहर निकलेगा उसका नाम क्या देना है? इमर्जेंट रे। तो इसको क्या बोलना? इमर्जेंट रे। तो बताओ कौन सा रे क्या है, ये आपको क्लियर हो रहा है? कौन सा रे का डेविएशन कैसे हो रहा है वो भी क्लियर हो रहा है। अब देखिए हमसे सवाल पूछा जाता है कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? तो देखो एंगल ऑफ डेविएशन को समझते हैं। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन आपको दिख रहा है ब्लैक कलर से डॉटेड लाइन, और जो फाइनली इमर्जेंट रे वो रेड कलर का दिख रहा होगा। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से फाइनली जो लाइट जितना एंगल से बेंड किया उसी को ना डेविएशन बोलेंगे। जैसे आप सिंपल रिफ्रैक्शन में आप देखेंगे, कल रिफ्लेक्शन आप कल देखे थे ना, देखिए तो रिफ्रैक्शन में क्या सिखाया गया था? रिफ्रैक्शन में आपको क्या सिखाया गया था? रिफ्रैक्शन में आपको सिखाया गया था, यहां पे ध्यान दीजिए, ये इंटरफेस है, इधर मान लो डेंसर मीडियम, इधर मान लो लाइट कहां से आ रहा है? तो बताओ इसको सीधा जाना चाहिए था, सीधा जाएगा, इधर जाएगा। तब बताओ ओरिजिनल डायरेक्शन ही ना था? ओरिजिनल डायरेक्शन से लाइट जितना एंगल से मुड़ता है इसी को ना बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो कॉन्सेप्ट बदल नहीं रहा है, जो कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन में हम सीखे हैं उसी का इस्तेमाल यहां पे करने वाले हैं। बताओ पहला सरफेस AB से लाइट को जाना चाहिए था सीधा डॉटेड लाइन पे, लेकिन गया ब्लैक लाइन पे। तो बताओ इतना एंगल से बेंड किया कि नहीं किया? तो इसका नाम हम क्या दिए थे? डेल्टा वन। सही है। अब देखो ये जो सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ तो यहां से भी डॉटेड लाइन पे जाना चाहिए था, लेकिन गया कहां? रेड कलर पे। तो यहां पे भी बेंड हुआ इतना एंगल से, तो इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा टू। क्लियर हो रहा है क्या? देखिए ये जो फाइनली जो इमर्जेंट रे है और जो इंसिडेंट रे है, अगर ये दोनों को मिला दें तो ये दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है? इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ टोटल डेविएशन। क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ टोटल डेविएशन। क्योंकि ये जो डेविएशन है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से फाइनली इमर्जेंट रे का देख रहे हैं, तो सीधा इसको जाना चाहिए था, बेंड कर गया, तो ये दोनों को मिलाएंगे जो एंगल बनेगा इसी को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो टोटल हो रहा है यहां पे डेल्टा, ये बताओ केवल डेल्टा वन से निकलेगा कि दोनों से निकलेगा? क्योंकि टोटल डेविएशन दो बार में हुआ है, दो स्टेप में हुआ है, एक बार हुआ है AB से और एक बार हुआ है, तो AB का डेविएशन डेल्टा वन निकाल लो और यहां से AC का डेविएशन डेल्टा टू निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो तो टोटल डेविएशन मिल जाएगा। क्या क्लियर हो रहा है? डेविएशन कैसे निकालते हैं? यहां देखिए ये एंगल बना के मान लीजिए कुछ बना के आया था, मान लीजिए आई कितना बना के गया? R। तो हम बोले डेविएशन कितना होगा? डेल्टा कितना होगा? डेल्टा यहां बताओ, डेल्टा कितना होगा? तो डेल्टा का जो वैल्यू होगा वो टोटल एंगल में से किसको घटा देना? R को। क्योंकि ये वाला एंगल तो इक्वल है, अगर ये I है तो ये भी I होगा, तो I में से अगर हम R को घटा दें तो क्या मिलेगा? तो डेल्टा इक्वल टू क्या है? I माइनस R। समझ में आ रहा है? तो यही फॉर्मूला एक बार यहां पे लगेगा, एक बार यहां पे लगेगा। समझ में आ रहा है? अब इस डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, इसलिए डायग्राम को हम एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं और सब कुछ एक बार फिर से दिखा देते हैं। आपको रे समझ में आ रहा है कि कौन सा है? हम एक बार रिपीट कर देंगे। देखिएगा हमारे पास एक प्रिज्म था जिसका नाम क्या था? AB। हम इस पे एक लाइट को इंसिडेंट कराए, हम इस पे एक लाइट को इंसिडेंट करवाए। बताओ इसको जाना कैसे चाहिए था? सीधा। लेकिन सीधा ना स्ट्रेट लाइन में ना जाके ये बेंड कर गया। यहां से भी कैसे जाना चाहिए था? लेकिन यहां से भी बेंड कर गया। दिख रहा है? यहां पे नॉर्मली होगा, यहां पे नॉर्मली होगा, दोनों नॉर्मल कहीं पे कट रहा है। इसका नाम क्या दिए थे? इसका नाम सही है सब कुछ। जितना एंगल पे आ रहा है लाइट उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ। जितना एंगल से रिफ्रैक्ट किया इसको क्या बोलते हैं? R1। इस पे जितना एंगल से इंसिडेंट करा इसको बोलते हैं R2। कोई पूछे कि R2 क्या है, तो R2 को बोलना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि इसका नाम था PQRS। और आपको अभी भी बताते कि QR AC के लिए इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं ना। तो R2 का नाम क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और R1 का नाम क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये है क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां से ये एंगल पूछा जाए तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है। क्या है ये? एंगल ऑफ
इमरजेंस। उसके बाद हम बोलते हैं कि टोटल डेविएशन दिखाइए, तो टोटल डेविएशन कहां से दिखाएंगे, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और फाइनली जो इमरजेंट रे है, ये दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा इसको हम बोलेंगे टोटल डेविएशन है। इसको क्या बोलेंगे, टोटल डेविएशन। ये लाइट ऐसे जा रहा है, एक लाइट ऐसे जा रहा है, तो ये जो एंगल आया इसको क्या बोलते हैं, टोटल डेविएशन। ठीक है जी, यहां तक आपको समझ आया होगा। इसके बाद देखिए यहां पे अगर देखें कि ये क्या है, तो इसको बोलेंगे डेल्टा वन। क्या बोलेंगे, डेल्टा वन। और यहां पे अगर देखा जाए तो इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा टू। अगर डेल्टा वन हम फाइंड कर ले, डेल्टा टू फाइंड कर ले, दोनों को ऐड कर ले तो डेल्टा निकल जाएगा। हम अभी आपको डेरिवेशन नहीं बना रहे हैं, आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। हम इसका रिजल्ट पे बात करते हैं कि इसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना आने वाला है। अगर आपको नहीं आता है तो डायग्राम बना के थोड़ा सा आप एनसीईआरटी का हेल्प लीजिएगा, आपसे बनेगा। अगर आपका नहीं बनेगा तो आप बताइएगा, इसका डेरिवेशन का भी वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इधर अगर हम डेल्टा का बात करें तो डेल्टा आपको क्या दिख रहा है कि डेल्टा वन अब प्लस डेल्टा टू, ये दोनों के समेशन के बराबर होगा। डेल्टा वन का वैल्यू कितना होगा, तो आई माइनस आर वन, आई माइनस, और डेल्टा टू का वैल्यू क्या होगा, ई माइनस। तो आपको दिख रहा होगा कि इसका वैल्यू आ रहा है आई प्लस ई, माइनस कॉमन है, आर वन प्लस आर टू, यही ना आ रहा है। आर वन आर टू और ए में देखिए ये आर वन है, ये आर टू है, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये तीनों में एक रिलेशन होता है। रिलेशन लाने के लिए आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री इसका समझना पड़ेगा। हम आपको डायरेक्टली यहां पे लिख देते हैं, आर वन प्लस आर टू का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, ए। अगर आपको नहीं पता है तो आपको याद रखना है कि आर वन प्लस आर टू का जो समेशन होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। तो ये दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किससे, ए से। तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, आई प्लस ई माइनस ए। तो देखिए ये प्रिज्म से एंगल ऑफ डेविएशन का सबसे सिंपल फार्मूला और सबसे फर्स्ट फार्मूला है। ठीक है, तो सवाल यहां से नहीं उठाता है जनरली एग्जाम में, ये बहुत आसान है, ये सब बच्चा बना देगा। तो इससे थोड़ा डीप में जाता है। डीप में क्या जाता है, आपको बोलेगा कि इस प्रिज्म से होने वाला एंगल ऑफ डेविएशन जो डेल्टा है ना, इस डेल्टा का मैक्सिमम या मैक्सिमम नहीं मिनिमम वैल्यू बताइए। एंगल ऑफ डेविएशन कौन है, डेल्टा। डेल्टा का वैल्यू आपको सामने दिख रहा है कि आई प्लस ई माइनस ए लिखा हुआ है। आपसे सवाल ये नहीं पूछा जाता है, अगर पूछा तो ठीक है, अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि डेल्टा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, डेल्टा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तब मिनिमम का कुछ कंडीशन है, मिनिमम डेविएशन इससे कब होता है, तो उसका कंडीशन आप समझिए। हम यहां पे छोटा सा डायग्राम से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। अगर ये प्रिज्म है, ठीक है, और इस पे अगर हमको इससे लाइट का हमको डेविएशन मिनिमम कराना है ना, तो इससे जो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा प्रिज्म के अंदर वाला, ये जो अंदर वाला लाइट है इसका नाम क्या दिए थे, पी क्यू आर एस नाम दिए थे। तो मिनिमम डेविएशन का कंडीशन है कि जो क्यू आर होना चाहिए ना वो बीसी के पैरेलल होना चाहिए। बीसी क्या है, प्रिज्म का बेस है। अगर क्यू आर पैरेलल हो गया किसके, बीसी के, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा। ठीक है, अगर ये पैरेलल नहीं हुआ तो मिनिमम इसको नहीं बोल सकते। तो कंडीशन है, सवाल पूछेगा कि बताओ प्रिज्म से होने वाला एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कब हो सकता है। तो पहला कंडीशन क्या दिख रहा है कि क्यू आर मस्ट बी पैरेलल टू बीसी। अगर क्यू आर बीसी के पैरेलल नहीं हुआ तो हम एंगल ऑफ डेविएशन को मिनिमम नहीं कर सकते। अभी पैरेलल होने से क्या हो रहा है देखिएगा, ये नॉर्मल इधर का है, नॉर्मल इधर का है। ये जो एंगल है इसको बोलते हैं आई, ये जो एंगल था इसका बोलते हैं आर वन, आई जो एंगल था इसका नाम था आर टू, और ये जो एंगल था वो इसका नाम था ई। तो आप डायग्राम आप देख पा रहे होंगे कि जितना सिमेट्रिक डायग्राम दिख रहा है लगभग, अगर ये पैरेलल है तो ये जितना एंगल पे इंसिडेंट हुआ होगा नॉर्मल से, तो ये लाइट उतना ही एंगल पे उसको निकलना पड़ेगा, तभी पैरेलल हो सकता है। अगर ये पैरेलल नहीं होगा तो एंगल भी बराबर, अगर ये पैरेलल हुआ तो ये एंगल मस्ट भी बराबर होना चाहिए, मस्ट भी इक्वल होना चाहिए। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि अगर क्यू आर बीसी के पैरेलल है तो एंगल आई किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। जब तक ये दोनों एंगल बराबर नहीं होगा, बीच वाला लाइन पैरेलल नहीं होगा। अगर आई और ई बराबर है तो हम यही भी कर सकते हैं ना कि R1 और R2 भी बराबर होगा, उल्टा वाइस वर्सा। अगर ये आई एंगल पे आया है तो R1 पे कन्वर्ज किया है या डेविएट किया है, तो R1 पे जाएगा तब ना आई एंगल से निकलेगा। तो अगर आई और ई बराबर है तो R1 और R2 भी, मान लेते हैं कि R1 बराबर R2 बराबर R है, क्या मान लेते हैं। यहां पे आपको क्या बताया था कि R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है। अगर ये दोनों बराबर R के हैं तो यहां पे पुट होगा R प्लस R, तो R प्लस R, तो 2R बराबर कितना आएगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि A का वैल्यू, R का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, A बाई, समझ में आ रहा है क्या। तब मिनिमम डेविएशन होने का कंडीशन पता चल गया। कंडीशन क्या है,
कंडीशन है कि प्रिज्म के अंदर से जो लाइट रिफ्रैक्ट कर रहा है ना, उसके बेस के पैरेलल होना चाहिए। किसके पैरेलल होना चाहिए? अगर बेस के ही पैरेलल होगा तो हम बोलेंगे डेविएशन मिनिमम होगा। सही है। अगर ये पैरेलल नहीं हुआ तो फिर जनरल किस बनेगा? और डेल्टा का वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा? आई प्लस ई माइनस। लेकिन अगर ये पैरेलल हो गया तो यहां पे कंडीशन थोड़ा बदल जा रहा है कि आई और ई बराबर है। तो बताओ, आई और ई बराबर है तो ई की जगह पे आई लिख सकते हैं। तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा? 2i। तो देखिए इधर हम मिनिमम डेविएशन के लिए बात कर रहे हैं। फॉर मिनिमम डेविएशन किसके लिए बात कर रहे हैं? फॉर मिनिमम डेविएशन। तब मिनिमम डेविएशन अगर हम यहां पे लिख रहे हैं तो हमको क्या दिखा कि आई और ई बराबर है। तो ई को अभी हम क्या लिख सकते हैं? आई। तो आई प्लस आई, तो 2i माइनस क्या आ गया? ए आ गया। क्या कोई दिक्कत हुआ? तो दूसरा फॉर्मूला है डेविएशन का, एक जनरल फॉर्मूला, प्रिज्म से एंगल ऑफ डेविएशन आई प्लस ई माइनस। रट लो, क्या करो इसको? रट लो। इसके बाद पूछेगा मिनिमम डेविएशन, इसको भी रट लो कि मिनिमम डेविएशन कितना होता है? 2i माइनस। अब देखो आगे अगला सवाल कि ठीक है मिनिमम डेविएशन ही बताइए, लेकिन ऐसे मत बताइए, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में बताइए, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। प्रिज्म से होने वाला एंगल ऑफ डेविएशन का मिनिमम वैल्यू बताइए, लेकिन किससे बताइए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में बताइए। देखना बोर्ड पे, जिधर से लाइट आ रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ1। आई डेंसर है तो डेंसर का क्या मान लेते हैं? हम ऐसे भी ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं तो आपको हम पहले बता दिए कि μ2 हमेशा डेंसर का हम लेके चल रहे हैं। तो पूरा चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट को फॉलो करना कि μ2 हम जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो μ2 किसके लिए मानते हैं। तो कंफ्यूज होने का कोई सवाल नहीं है। अब देखो अगर इधर का μ1 है और इस प्रिज्म का μ2 है तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डेल्टा मिनिमम चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन कौन देता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया कौन? स्नेल्स लॉ। तो हमको यहां पे स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? तो देखिए बोर्ड पे, हाँ बोर्ड पे देखिए कैसे लगाना है। देखिए हम इस फोटो के लिए बात कर रहे हैं ना, मिनिमम डेविएशन के लिए ना। आपको मिनिमम डेविएशन चाहिए म्यू के टर्म में, जिधर से लाइट आ रहा है जिस मीडियम से, उसका प्रिज्म मटेरियल का हमको स्नेल्स लॉ लिखना है, क्योंकि म्यू का रिलेशन तो वही देगा ना। तो बताओ μ1 के साथ कौन आएगा? μ2 के साथ कौन आएगा? आर आएगा या R1 आएगा, या आर आएगा या R1 आएगा या R2 आएगा, क्योंकि तीनों बराबर है। R1 बराबर R2 बराबर R मान लिए हैं। तो हम यूजिंग स्नेल्स लॉ क्या लिख सकते हैं? यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, बोलो क्या लिखाएगा? μ1 साइन इक्वल टू μ2 साइन आर। आई का वैल्यू बताओ, यहां से निकाल सकते हैं। तो देखो आई क्या आएगा? डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय आएगा। तो यहां पे हमको लिखना पड़ेगा μ1 साइन आई के जगह पे डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई इज इक्वल टू μ2। μ2 तो μ2 है, रह गया साइन आर। तो आर का वैल्यू कितना लिखिएगा? अब ये भी क्या बताए थे? आर बराबर ए बाई, सही है मिनिमम के लिए। तो साइन ए बाई हो गया। ये फॉर्मूला भी अपने आप में बहुत रोल प्ले करता है। कभी कभी डायरेक्ट इस पे न्यूमेरिकल सवाल बनता है, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज तब करना जब ये प्रिज्म का एंगल लार्ज हो। जब प्रिज्म का एंगल, अगर ये लार्ज एंगल का प्रिज्म है तो यहां से साइन को हम हटा नहीं सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, साइन जीरो होता है। अगर थीटा जीरो के आसपास है, 2 डिग्री 4 डिग्री, तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली हम थीटा मान सकते हैं। लेकिन यहां पे अगर 60 डिग्री है तो साइन 60 को हम 60 नहीं लिख सकते। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है? लार्ज एंगल के लिए। किसके लिए यूज करना है? तो लार्ज एंगल के लिए प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये दिमाग में सेट कर लो कि लार्ज एंगल जब भी होगा 70 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री, तो ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर एंगल स्मॉल है, वेरी स्मॉल एंगल का प्रिज्म है, 4 डिग्री एंगल है, तो हम वेरी स्मॉल एंगल के लिए साइन को हटा सकते हैं। तो हम यहां देखिएगा आगे,
बोर्ड पे ध्यान लगाए रखिए, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि एंगल बड़ा है कि छोटा, देख के पता चलेगा डाटा, ये प्रिज्म का एंगल इतना है तो पता चलेगा 7 डिग्री है, तो कौन सा फॉर्मूला बड़ा, प्रिज्म का एंगल 2 डिग्री है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल के लिए बताओ साइन थीटा थीटा हो जाता है, तो थीटा की जगह पी वाला आ रहा है, तो साइन हट जाएगा, केवल थीटा रह जाएगा, इधर से भी साइन हट जाएगा, केवल a/2 रह जाएगा, तो क्या बन जाएगा, μ1 डेल्टा मिनिमम प्लस a/, इंटू में μ2 a/, इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करके देखिएगा, इसका डेल्टा मिनिमम का जो वैल्यू आएगा वो आएगा μ21 -1 इंटू में a आएगा, जहां पे μ21 का मीनिंग क्या है, तो μ21 का मीनिंग है μ2 अपॉन μ1 है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, तो μ2 अपॉन μ1 का मतलब भी लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला भी आएगा। ये एग्जाम में इससे रिलेटेड ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है किसी भी फॉर्म में, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दे, छोटा मोटा सवाल दे दे, डेल्टा मिनिमम दे दिया, एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया, अब पूछा कि बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो बताओ इसमें कुछ करना है, फॉर्मूला अगर आपको याद है डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे आंसर मिल जाएगा, आपको μ1 μ2 दे देगा, एंगल ऑफ प्रिज्म दे देगा, अब बोलेगा मिनिमम डेविएशन क्या है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ध्यान क्या रखना कि यहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी लगाना, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, तो ये बस ध्यान में रखना होता है, और ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, ये फॉर्मूला को ध्यान में रखो, काम हो जाएगा। 5 नंबर का सवाल आएगा पूरा डेरिवेशन, इसको प्रूफ करने के लिए देगा कि प्रिज्म से एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कितना होता है, μ2 -1, इसको प्रूफ करके दिखाइए, तो हम अभी आपको डेरिवेशन लगभग करा दिए हैं, थोड़ा बहुत अगर आप घर पे मेहनत कीजिएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रिज्म का जो दूसरा सवाल है, प्रिज्म का, इसको हम बोल सकते हैं डिस्पर्सिव पावर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, डिस्पर्सिव पावर, दिमाग में जल्दी घुसता नहीं है डिस्पर्सिव पावर, ठीक है, आपको एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, बच्चा बस ध्यान से देख लेगा इस वीडियो को, क्लियर हो जाएगा। डिस्पर्सिव वर्ड जो आया हुआ है डिस्पर्सन से, कहां से आया है, डिस्पर्सन के बारे में तो हर एक बच्चा जानता है, डिस्पर्सन के बारे में कौन नहीं जानता, डिस्पर्सन सबको जानता है। डिस्पर्सन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, इनटू 7 कलर। कभी कभी आपको डेली लाइफ में देखने को मिल जाता है कि व्हाइट लाइट कितना कलर में दिखाई देने लगता है, तो ये जो फेनोमेना होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, डिस्पर्सन करने का जिस मटेरियल के पास पावर है, जिस, बताओ हर मटेरियल से लाइट को पास कराएंगे तो 7 कलर में दिखेगा, नहीं दिखता है। आप ग्लास से, सिंपल ग्लास से लाइट को रिफ्रैक्ट करा के देखो, मान लो कि व्हाइट लाइट है, तो यहां पे 7 कलर दिखना चाहिए था लेकिन दिखाई देता नहीं है, तो इसका मतलब इसका कैपेसिटी उतना नहीं है जितना इसका होना चाहिए। 7 कलर में तोड़ने के लिए मीडियम का कैपेसिटी होना चाहिए कि 7 कलर को वो अलग अलग करके दिखा सके, ठीक है, उसमें एंगल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, डिस्पर्सन का जो एंगल होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, तब ना वो क्लियरली दिखेगा। डिस्पर्सन देखो, ये समझ में आया डिस्पर्सन क्या होता है, तो डिस्पर्सन अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बात कर लेते हैं। देखिए चलो ठीक है, क्लियर कर ही लेते हैं, हमको क्या पढ़ना था, डिस्पर्सिव पावर ना, डिस्पर्सिव पावर। देखो डिस्पर्सिव पावर का रिलेशन किससे पता है, डिस्पर्सन से, और डिस्पर्सन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर। आप देखो बोर्ड पे इधर, अगर मान लो इंटरफेस है और यहां से हम कलर पे मत जाइएगा कि रेड कलर है तो रेड लाइट होगा, हम यहां पे लिख देते हैं कौन सा लाइट है, व्हाइट लाइट है। अगर व्हाइट लाइट यहां से पास करेगा तो बताओ इसमें 7 कलर है, व्हाइट लाइट में कितना कलर है, जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा तो हर एक कलर का वेवलेंथ तो अलग होता है, अगर हर एक कलर का वेवलेंथ अलग है तो उसका डेविएशन भी तो अलग अलग एंगल से होगा, तो सबसे कम कौन मुड़ेगा। देखो लाइट को जाना चाहिए था एक्चुअली में कैसे, लाइट को एक्चुअली में कैसे जाना चाहिए, सीधा, लेकिन लाइट सीधा जाएगा, लाइट बेंड करेगा, ऐसे जाएगा,
ये जो सबसे कम बेंड किया ये कौन होता है, और जो सबसे ज्यादा बेंड किया वो कौन होता है। ये कैसे पता किए, वेवलेंथ से। जिसका वेवलेंथ कम बेंडिंग ज्यादा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा बेंडिंग कम। समझ में आ रहा है। तो यहां से बताओ बाकी 5 कलर और बीच में होगा ना, तो ऐसे हमको दिखना चाहिए था, लेकिन दिखाई देता नहीं है। इसको दिखने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग प्रिज्म का जनरली यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं, तब प्रिज्म से जब भी ये व्हाइट लाइट को पास कराओगे ना, अगर ये व्हाइट लाइट है तो आपको क्लियरली ये 7 कलर में बांट के दिखा देगा। देखो यहां पे स्क्रीन रख दिए, अब इस पे तुमको 7 कलर दिखेगा। ये रेड होगा और नीचे वाला और बीच में इसका कलर होगा। यहां पे जनरली दिख जाता है। क्यों दिख जाता है, क्योंकि यहां पे डेविएशन 2 बार हुआ ना। एक बार रिफ्लेक्शन इस सरफेस से हुआ और एक बार रिफ्लेक्शन इस सरफेस से हुआ, तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ गया। अगर एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ गया तो इसके बीच का जो यहां जो ये एक एंगल में टूट रहा है, देखिए यहां पे जो एंगल बना, यहां पे एंगल जो थीटा है मान लीजिए बहुत कम है, थीटा बहुत कम है, इसलिए सब हमको दिखाई नहीं दे रहा है, सब एकदम एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया है। लेकिन यहां पे रिफ्रैक्शन 2 बार हुआ है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया है, तो ज्यादा एंगल में फैल रहा है। अगर ज्यादा एंगल में फैलेगा तो क्लियरली दिखाई देगा कि नहीं देगा। तो प्रिज्म से इसलिए 7 कलर आसानी से दिखता है। और कांच से, कांच के प्लेट से, ग्लास के प्लेट से अगर लाइट को पास कराओ, पानी में लाइट को ले जाओ, तो 7 कलर जनरली दिखाई नहीं देता है। इसका क्या मतलब है कि यहां पे 7 कलर नहीं टूटा है, टूटा है, लेकिन जो एंगल है बहुत कम है और यहां पे एंगल बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पे रिफ्लेक्शन 2 बार हुआ, यहां पे रिफ्लेक्शन। अब इसको समझो, डिस्पर्सिव पावर डिफाइन किया गया इसी के बेसिस पे। इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव पावर को पूछे क्या है तो हम सीधा सीधा बोलेंगे एबिलिटी। ये क्या है, एबिलिटी है, क्षमता है। क्षमता का नाम है पावर। तो वर्ड समझते हो ना, पावर वर्ड का होता है क्षमता से मीनिंग। डिस्पर्सिव पावर, तो डिस्पर्सिव पावर का मीनिंग किससे होगा, एबिलिटी से। हम क्या बोलेंगे, एबिलिटी ऑफ प्रिज्म मटेरियल, एबिलिटी ऑफ प्रिज्म मटेरियल, एबिलिटी ऑफ प्रिज्म मटेरियल टू स्प्लिट द व्हाइट लाइट इंटू 7 कलर, इंटू 7 कलर। क्लियर है। ये प्रिज्म के मटेरियल का, किसका, प्रिज्म के मटेरियल का अपना एक एबिलिटी है, अपना एक क्षमता है, जिसके कारण ये व्हाइट लाइट को 7 कलर में तोड़ के हमको दिखा देता है। ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। डिस्पर्सिव पावर का मीनिंग क्या है, तो क्या बोलेंगे सीधा सीधा, डिस्पर्सिव पावर का मीनिंग सीधा सीधा क्या बोलना है, अच्छा कोई बात नहीं है। डिस्पर्सिव पावर क्या बताया, डिस्पर्सिव पावर, अब थोड़ा शॉर्टकट में बात कर लेते हैं। डिस्पर्सिव पावर क्या था, एबिलिटी ऑफ प्रिज्म मटेरियल टू स्प्लिट द व्हाइट लाइट इनटू। प्रिज्म मटेरियल का अपना एक एबिलिटी है, जिसके कारण वो व्हाइट लाइट को 7 कलर में क्लियरली तोड़ के हमको दिखा पाता है। तो वो जो एबिलिटी है ना उसके पास, उसी का नाम क्या दिया गया है, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर को लिखा किससे जाता है, ओमेगा से। इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन सुनिए, जिसको एनालिटिकल डेफिनेशन भी कह सकते हैं। डिस्पर्सिव पावर को डिफाइन किया गया है, देखो एक बार बोर्ड पे, यही ना था डिस्पर्सिव पावर। इसको बोलते हैं, ये जो एंगल में टूटता है ना 7 कलर, ये रेड है और ये, तो जितना एंगल में टूटता है इसको हम डेल्टा थीटा या डी थीटा से लिखते हैं। ठीक है, किससे लिखते हैं, डी थीटा से। इसका मीनिंग होता है, इसका, इसको डी थीटा से जो एंगल को डिनोट कर रहे हो क्या है, रेड और वायलेट के बीच का एंगल है, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर डिस्पर्सन। क्या बोला जाता है, एंगुलर डिस्पर्सन। इसके बाद देखिएगा, ये लाइट को बताइए कैसे जाना चाहिए था, सीधा। लाइट को कैसे जाना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन, लेकिन बेंड करके 7 कलर में टूटा है। ठीक है, ये 7 कलर में एक मीन कलर हम लेंगे, मीन, मीन का मतलब बीच वाला, और उसको हम मानेंगे किसको, येलो को। किसको मानेंगे, इस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से इस येलो कलर का भी डेविएशन है। डेविएशन तो सबका होगा, रेड का डेविएशन ये है, ये किसका डेविएशन है, वायलेट का। ये किसका डेविएशन, येलो का। ये किसका डेविएशन, ये किसका डेविएशन, वायलेट का।
डिस्पर्सिव पावर है क्या, आपको ये क्लियर हुआ? प्रिज्म मटेरियल का एबिलिटी, प्रिज्म मटेरियल का, जिसके कारण वो व्हाइट लाइट को 7 कलर में तोड़ देता है, उसको स्प्लिट कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सिव पावर को डिफाइन करना है, मैथमेटिकल उसका डाटा लाना है, एक्सप्रेशन लाना है कि मैथ में इसका डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो डिस्पर्सिव पावर को डिफाइन कैसे किया गया कि इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन, इट इज द रेशियो ऑफ टू द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को हम कभी कभी थीटा से भी लिख देते हैं, किसी किसी बुक में आप थीटा से लिखा देखिएगा, तो इसका मीनिंग क्या है, हम क्या लिखना चाह रहे हैं? इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन डेविएशन ना, इसको डेल्टा एम से लिख देते हैं, डेल्टा एम माने मीन डेविएशन। तब मीन डेविएशन का मतलब क्या है? थीटा एम लिखा हुआ है, मीन डेविएशन आप समझ रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम, इसका नाम क्या है? मीन डेविएशन। इसको क्या बोल रहे हैं हम? इसको क्या बोल रहे हैं? एंगुलर डिस्पर्सन। क्या बोल रहे हैं? एंगुलर। तो एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन का जो रेशियो होता है ना, उसी को क्या बोला गया है? डिस्पर्सिव पावर। क्या बोला गया है? तब बताओ, डी थीटा एंगुलर डिस्पर्सन आपको दिख रहा है, आ रहा गया क्या? मीन डेविएशन। तब मीन कलर किसको लिए थे? तो येलो का डेविएशन कौन लेगा? डेल वाई। तो यहां से क्या लिखना चाहिए हमको? डेल वाई। कोई दिक्कत हुआ क्या? सही है सब कुछ। अब यहां से देखो, अगर वैल्यू पुट करना चाहें तो एंगुलर डिस्पर्सन निकाल सकते हैं, ये डेल्टा थीटा या डी थीटा, ये एंगुलर डिस्पर्सन कितना हुआ, तो हम क्या करते हैं कि भी तक का डेविएशन नोट कर लेते हैं, डेल्टा भी, इसमें से रेट को घटा देते हैं। तो बताओ डी थीटा यहां से क्या दिख रहा है फोटो के हिसाब से? डी थीटा हमको दिख रहा है कि डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर है, डेल्टा भी माइनस, तो डेल्टा भी में से डेल्टा आर को हटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? डी थीटा। तो यहां से देखो तो ओमेगा क्या बना, वैल्यू पुट करते जाते हैं, डी थीटा का वैल्यू डेल भी माइनस डेल आर डिवाइडेड बाई डेल वाई है। अब बताओ स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए अभी अभी तो डेविएशन पढ़े थे, तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या आया था? डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। यहां पे म्यू टू 1 लिखे थे हम, तो कंफ्यूज मत होना कि सर कभी म्यू टू 1 लिख देते हैं, कभी म्यू लिख देते हैं। म्यू टू 1 का मतलब क्या बताते हैं? म्यू टू अपॉन म्यू 1। हम यहां पे म्यू टू को मान लिए म्यू, क्या मान लिए हैं? म्यू 1 को मान लिए हवा, तो हवा का कितना होता है? तो म्यू डिवाइडेड बाई 1, म्यू रह जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? म्यू अपॉन, कहीं कहीं मिल जाएगा ऐसा फॉर्मूला, एग्जाम में सवाल आए यहां पे म्यू टू 1 न लिखे रहेगा, क्या लिखा रहेगा? म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो ये भी सही है। यहां पे अज्यूम क्या कर लिया गया कि जो डेंसर मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और जो रेयर है उसका 1 है, तो म्यू अपॉन 1 म्यू रह जाएगा। क्लियर हो रहा है? अगर हम इसको येलो कलर के लिए निकालें तो यहां पे ये वाई हो जाएगा, म्यू वाई। अच्छा ये क्या लिख रहे हैं सर, म्यू वाई कैसे हो गया? क्या कलर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? बिल्कुल, कलर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कलर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है? अगर नहीं पता तो एक सेकंड के लिए आपको हम ध्यान यहां लाना चाहते हैं। देखो तो ये प्रिज्म है, ठीक है, इसमें हम 2 कलर का लाइट को लाते हैं, एक लाते हैं रेड को और एक लाते हैं मान लो कि वॉयलेट को, ठीक है, दोनों पैरेलल है। क्या बताइए, तो दोनों का डेविएशन इक्वल एंगल पे होगा। ई यहां से आएगा, थोड़ा मुड़ेगा। चलो आपको डायग्राम कलर से नहीं, आपको केवल समझने से मतलब होना चाहिए, कलर में प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार सेलेक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए हम थोड़ा सा फिर से एक बार ले लेते हैं, ये प्रिज्म है, ठीक, इसमें हम 2 लाइट ला रहे हैं, चाहिए इसको व्हाइट लाइट मान लीजिए, क्या मान लीजिए? तो यहां से 7 कलर बन रहा है ना, ऐसे ऊपर वाला और नीचे वाला। देखो मटेरियल तो दोनों के लिए सेम था, तब मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है। लेकिन बताओ दोनों कलर के लिए, रेड के लिए वॉयलेट के लिए प्रिज्म तो सेम था ना, लेकिन एक ज्यादा एंगल से मुड़ गया और एक कम एंगल से मुड़ गया, तो ये ऐसे कैसे हुआ? तो इसका मतलब यहां से क्या निकल रहा है कि कलर पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड कर रहा है, कलर पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड कर रहा है। इसको बताया कौन था? कॉसेज, कॉसी, कौची मत पढ़ लेना इसको, क्या नाम है इसका? कॉसी की इक्वेशन दिया था, म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा का। ये दे रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर के हिसाब से। देखना, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और जिसका वेवलेंथ कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
समझ में आ रहा है? तो कलर पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर जाता है। ये एक सवाल है अपने आप में, क्वेश्चन पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, रेड कलर और वॉयलेट कलर में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा? रेड कलर और वॉयलेट कलर में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा? वॉयलेट का ज्यादा होगा। जो ज्यादा मुड़ेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा बोलना, कलर के लिए। जो ज्यादा बेंड करेगा ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो ज्यादा बेंड करेगा उसका लैम्डा कम होगा, और लैम्डा कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा। क्या समझ आया? कंफ्यूज है? बोल दे, बता देना। अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका आपको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, जो भी आपको डाउट रहेगा। ठीक है? देखो, हम डायरेक्टली अगर बोले ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा की इनवर्सली है। डायरेक्टली अगर याद करना चाहे तो ऐसा होता क्या है, स्क्वायर के ए और बी कांस्टेंट होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, नहीं लैम्डा ना है, वेवलेंथ ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ कम। तो बताओ किस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा? जिसका वेवलेंथ कम होगा। तो वेवलेंथ कम किसका होता है? वॉयलेट का। तब वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया। समझ में आया? तो इसी के बेसिस पे हम यहां पे लिख रहे थे, जो फॉर्मूला उस पे आ जाइए। हम अब किस बात पे बात कर रहे थे? डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर का डेफिनेशन क्या था? इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन किस कलर का लेना? येलो कलर का। किसका लेना? तो डी थीटा क्या था? दिख रहा है एंगुलर डिस्पर्सन। डेल्टा वाई क्या लिख रहा है? मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन डेल्टा वाई दिख रहा है। डेल्टा वाई का वैल्यू हम यहां पे लिख रहे थे। तो डेल बराबर क्या होता था? म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो किसका म्यू? येलो का। हो गया। क्या उसी तरह से डेल भी निकाल सकते हैं? तो डेल भी क्या लिखिएगा? म्यू भी माइनस आई इंटू। क्या दिक्कत हो रहा है कोई? नहीं ना। इसके बाद अगर हम बोले कि डेल्टा निकालिए किसका? रेड का। तो इसको क्या लिखिएगा? म्यू वन माइनस आई इंटू। बताओ, तीनों वैल्यू चाहिए था हमको, क्योंकि यही तो आया हुआ था। ये तीनों वैल्यू उठा के यहां पे डाल देंगे, ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा का वैल्यू क्या मिलेगा? देखो तो, डेल्टा भी क्या पुट करेंगे? वैल्यू पुट करके आप सोल्व कर लीजिएगा। तो ये डिस्पर्सिव पावर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डिस्पर्सिव पावर आपके एग्जाम में हर 1-2 साल के बाद आपको दिख जाता है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो सीबीएसई हो। ठीक है? इसमें 2 कंडीशन बनता है। एक कंडीशन पूछा जाएगा, पता है क्या? कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन का कंडीशन लिखो। क्या ये सवाल आपने सुना है? डिस्पर्सिव पावर क्या है? राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। क्या हम इसको मिटा सकते हैं? हाँ, मिटा देते हैं। आपके पास रिकॉर्डिंग वीडियो है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं। हम इसको क्लीन करते हैं। देखिए, कंडीशन 2 कंडीशन है डिस्पर्सिव पावर में। दोनों कंडीशन को हम पहले लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहला पूछा जाएगा डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। क्या पूछा जाएगा? डेविएशन विदाउट। और दूसरा पूछा जाएगा डिस्पर्सन। दूसरा क्या पूछा जाएगा? हाँ, दूसरा पूछा जाएगा डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। तो देखो, इसको रटोगे ना तो याद नहीं होगा, इसको समझ के माइंड मेकअप बनाओगे ना तो याद रह जाएगा। नाम पे ध्यान जाना, डेविएशन विदाउट। क्या मतलब निकल रहा है? कि डेविएशन होना चाहिए, डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए। इसका कंडीशन मांग रहा है। तो देखिए, इसके लिए एक्रोमैटिक प्रिज्म का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। एक्रोमैटिक प्रिज्म का कॉम्बिनेशन का क्या मतलब? इधर देखो, आपको 2 प्रिज्म लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 2 प्रिज्म लेना पड़ेगा इन्वर्टेड डायरेक्शन में। दिख रहा है? इस प्रिज्म का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और इस प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है। इस प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, इस प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म ए डैश है। क्लियर? 2 प्रिज्म ले लिए, दोनों को सटा के रख दिए। हमको क्या लेना है? डेविएशन विदाउट, मतलब डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए। डिस्पर्सन तो देखो कब हो सकता है?
ये कौन सा लाइट आ रहा है? व्हाइट लाइट। आपको कलर दिख रहा होगा रेड, लेकिन क्या ये रेड लाइट है? नहीं, व्हाइट लाइट है, क्योंकि हम डिस्पर्सन पढ़ रहे हैं। तो व्हाइट लाइट यहां से इंसिडेंट करवाए, ठीक। ये कितना कलर में बेंड करेगा, टूटेगा? ऊपर में कौन रहेगा और नीचे में कौन रहेगा? क्या ये इसका एंगुलर डिस्पर्सन है? क्या इसका ये जो एंगल है ये इसका एंगुलर डिस्पर्सन है? जितना एंगल में सातों कलर टूटता है उसको हम एंगुलर डिस्पर्सन ही तो कहते थे। अब बताओ, ये जो लाइट टूटा, स्प्लिट हुआ, क्या ये सेकंड पे इंसिडेंट हो गया? अब सेकंड वाला प्रिज्म उल्टा रखा हुआ है, तो जो ये काम कर रहा था ठीक उल्टा काम ही करेगा। प्रिज्म में हमेशा लाइट टुवर्ड द बेस बेंड करता है ना। तो यहां से अगर लाइट को देखें तो ये लाइट कैसे जाने वाला है? ऐसे जाएगा। दिख रहा है? ये दोनों सातों कलर कंबाइंड होकर क्या निकला? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुआ था, व्हाइट लाइट निकल रहा है। क्या डिस्पर्सन हुआ? नहीं ना हुआ, डिस्पर्सन नहीं हुआ, लेकिन डेविएशन देखना है। ये लाइट को थोड़ा सा देखिएगा, डायग्राम बनाते समय ध्यान क्या रखना होता है ये समझिए। ये लाइट को यहां से लाए थे, ये लाइट को थोड़ा कोशिश कीजिए कि ऐसे निकालें कि ये दोनों थोड़ा पैरेलल ना दिखे, हल्का बेंडिंग दिखना चाहिए। हम फोटो से दिखाते हैं और क्लियर करते हैं। देखिए, ये लाइट को कैसे जाना चाहिए था? सीधा। क्या ये दोनों डाइवर्ज दिख रहा है आपको? हल्का। इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये दोनों के बीच में कुछ एंगल बन गया, इसको बोलेंगे डेविएशन है। ये क्या है? तो बताओ, डेविएशन चाहिए था ना? क्या नहीं चाहिए था? विदाउट। तो बताइए, फोटो में डिस्पर्सन है लेकिन डेविएशन। इसका कंडीशन लिखिए, ठीक है। कंडीशन क्या लिखना पड़ेगा? डेविएशन तो है, तो हम पहले क्या करेंगे कि इसका डेल्टा निकाल लेंगे इस प्रिज्म से, इस प्रिज्म से डेल्टा निकाल लेंगे। इसको डेल्टा डैश नाम दे देते हैं, हमको डेविएशन चाहिए ना। तो नेट डेविएशन, नेट डेविएशन को क्या लिखेंगे? डेल्टा माइनस डेल्टा डैश। डेल्टा का फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा है ना। किसका वैल्यू लिखना? म्यू वाला। तो डेल्टा का वैल्यू निकल जाएगा मीन वाला। तो ये जो डेविएशन इसका जो लिखना हो कंडीशन लिखा जाएगा, लेकिन हमको डिस्पर्सन नहीं चाहिए। तो डिस्पर्सन कब नहीं होगा? देखना, इसका जो एंगुलर डिस्पर्सन है और जो इसका जो एंगुलर डिस्पर्सन है, क्या अपोजिट डायरेक्शन में है? ये डिस्पर्स किया इस डायरेक्शन में, देखो नीचे की तरफ, ये डिस्पर्स किया ऊपर की तरफ। दोनों बताओ अपोजिट है। अगर इसका एंगुलर डिस्पर्सन और इसका एंगुलर डिस्पर्सन अगर इक्वल हो गया तो डिस्पर्सन दिखाई देगा, दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर लेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि एंगुलर डिस्पर्सन किसका? एंगुलर डिस्पर्सन को डी थीटा से लिखते थे या डी से लिखते हैं? डी से या डी थीटा से? डी से या। तब पहला प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्सन डी मान लिए और सेकंड प्रिज्म का डी डैश मान लिए। अगर ये दोनों डाटा इक्वल है तब बोलेंगे डिस्पर्सन नहीं होगा। सही है क्या? इसका वैल्यू निकालना कोई मुश्किल काम है क्या? एंगुलर डिस्पर्सन अभी भी बताए थे, एंगुलर डिस्पर्सन डी थीटा से लिखो या डी से लिखो। इसका वैल्यू कितना होता था? डेल वी माइनस डेल आर। सिमिलर फॉर्मूला इसमें पुट करेगा तो इसके लिए डी डैश आएगा ना, तो इसको क्या लिखेगा? फिर से डेल वी डैश मार दो और माइनस डेल आर डैश मार दो। और जो इसके पीछे वाला स्लाइड में जो हम फॉर्मूला लिखे थे ना, उस सब फॉर्मूला को यहां पे पुट कर दो। म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है ना, म्यू माइनस ए इंटू 1 होता है ना, ये फॉर्मूला को पुट करके सोल्व कर लो, वही कंडीशन है। तो मेन समझने वाला पॉइंट क्या है कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन का मीनिंग क्या है? तो डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन का मीनिंग ये है कि डेविएशन होना चाहिए, डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? अब इसी प्रोसेस पे हम दूसरा देख लेते हैं। आइए, आपको इसमें भी आप कमेंट कीजिए कि हमको इसका डिटेल में फुल वीडियो चाहिए, एक एक चीज को क्लियर होना चाहिए, तो हम आपको फुल वीडियो बना भी देंगे। ठीक है, अभी हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देते रहे कि एक्चुअली में हो कैसे रहा है। बाकी थोड़ा एफर्ट आप भी लगाइएगा ना, परीक्षा आपको देना है फाइनली, तो थोड़ा एफर्ट आपको भी करना चाहिए, तभी आपका दिमाग थोड़ा एक्टिव होगा। सब कुछ यहां पे बता दे, आप केवल छाप रहे हो तो दिमागवा नहीं काम करेगा, और दिमाग काम करना जरूरी है। ठीक है, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मतलब नया है, कुछ एक आध क्वेश्चन दिख जाएगा कि नया टाइप क्वेश्चन है। तो नया टाइप क्वेश्चन अगर दिख गया, उसको वही बच्चा बना पाएगा ना जिसका दिमाग चलता है। जिसका दिमाग बिल्कुल नहीं चलता है, जो टीचर बोल रहा है उसको रटे जा रहा है, एकदम नया सिचुएशन दे दिया, तो नया सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करोगे? तो उसके लिए भी तैयारी करना पड़ेगा। वो कैसे आता है? तो आप चीजों को खुद से भी थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। इसको आप समझाते हैं डिस्पर्सन विदाउट,
इससे क्या मीनिंग निकल रहा है? इससे क्या मीनिंग यही निकल रहा है, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। मतलब डिस्पर्सन होना चाहिए लेकिन डेविएशन नहीं होना चाहिए। और डेविएशन नहीं होना चाहिए तो देखना किसका, मीन कलर से है। मीन कलर कौन है? येलो। फिर से आप प्रिज्म लीजिए डबल, ठीक है, ए बी सी ए, इसका भी नाम कुछ दे दीजिए, ए सी डी, कुछ भी नाम देना है, नाम नहीं भी देना है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसका म्यू डैश। यहां से लाइट को इंसिडेंट करा है, कौन सा लाइट है? व्हाइट लाइट। बता फिर से टूटेगा? अब बता फिर से यहां पे जाएगा, लेकिन दोनों का प्रिज्म का एंगल भी अलग अलग है ना। इसका प्रिज्म एंगल ये है, इसका मान लेते हैं ए डैश है, दोनों का एंगल में फर्क है, ठीक है। अब यहां से ये इधर जाने वाला था, देखो इधर गया भी, देखो इधर से, अब यहां से गया तो, लेकिन ये कंबाइंड होकर नहीं निकला, इस 7 कलर में ही निकल रहा है। अगर 7 कलर से टूटा था, अब फाइनली देखो फाइनली आया था कौन? निकल रहा, बताओ व्हाइट लाइट कि 7 कलर? तो 7 कलर अगर निकल गया मतलब डिस्पर्सन हो गया। हमको ये तो चाहिए डिस्पर्सन विदाउट, इसमें मीन कलर ही रहा है, तो मीन कलर इसके एकदम पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। ये जो लाइट ला रहे हैं ना, ये मीन कलर इसके पैरेलल होना चाहिए। अगर मीन कलर इसके पैरेलल है तब बोलेंगे डेविएशन नहीं हुआ। समझ में आया क्या? अगर मीन कलर इसके पैरेलल आया तो डेविएशन नहीं हुआ, लेकिन डिस्पर्सन हो रहा है। तो यहां पे कंडीशन क्या लिखेंगे? डिस्पर्सन हुआ है मतलब डिस्पर्सन इक्वल नहीं है, तो जो एंगुलर डिस्पर्सन होगा हम बोलेंगे डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन लिखना है ना। तब विदाउट डेविएशन का क्या हो जाएगा? डेविएशन दोनों का इक्वल होना चाहिए, दोनों का डेविएशन इक्वल होना चाहिए। डैश है डेल्टा इक्वल टू, लेकिन डिस्पर्सन तो हुआ है ना, तो डिस्पर्सन यहां पे निकलेगा। यहां पे डिस्पर्सन हम क्या लिखेंगे? डी माइनस डी डैश। दोनों का डिस्पर्सन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन बराबर नहीं है। अगर बराबर रहता तो व्हाइट लाइट निकलता, जितना एंगल से ये तोड़ा उतना ही एंगल से अगर ये तोड़ दे उल्टा डायरेक्शन में तो फिर डिस्पर्सन होगा? नहीं होगा। लेकिन यहां पे क्या समझना है कि दोनों का एंगल बराबर नहीं है, इसलिए डिस्पर्सन कुछ आएगा। डी का वैल्यू आपको पता है, वैल्यू पुट कर लीजिए, आंसर है। तो यही 2 कंडीशन आएगा। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। लास्ट टाइम हम क्या बता रहे थे? कंडीशन फॉर डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट। तो हम क्या बोलेंगे? देखो दिमाग में क्या रखना, किसका बात करें बोलो? डेविएशन। देखो डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, तो नाम पढ़ के दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है? डेविएशन विदाउट। तुम क्या कराओगे? डेविएशन कराओ, डिस्पर्सन मत कराओ। तो डेविएशन कब होता है, डिस्पर्सन नहीं होता है। तो इसका कंडीशन क्या है कि अगर व्हाइट लाइट आया तब फाइनली निकलेगा कौन? व्हाइट लाइट। देखो व्हाइट आया, व्हाइट निकला, डिस्पर्सन हुआ? अरे बोल जल्दी, नहीं हुआ। तो क्या लिखा हुआ है? विदाउट डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन नहीं हुआ। डेविएशन दिखाना है तो इंसिडेंट डायरेक्शन ही वाला था, इसको थोड़ा हम पीछे क्यों बढ़ाएंगे? ये दोनों के बीच में कुछ एंगल दिखना चाहिए, इसी को बोलते हैं डेविएशन। तो दोनों का डेविएशन निकाल के माइनस कर दो, दोनों का डेविएशन निकाल के दोनों का माइनस कर दो। डेविएशन निकालना अभी भी सिखाए। डेविएशन क्या होता है? डेल्टा म्यू माइनस 1 इनटू, डेविएशन निकालता किससे है? येलो से। किससे निकालते हैं? बस यही बात, मेन पॉइंट को पकड़ लो। डेविएशन किसका निकाला जाता है? येलो कलर का। तो इससे भी येलो कलर का, इससे भी। अगर इसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ए मान लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं, तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए रहेगा। इसका एंगल ए डैश, तो उसका डेविएशन क्या लिखेगा? डेल्टा डैश। तो इसका हो जाएगा म्यू डैश वाई, म्यू डैश वाई माइनस आई इंटू ए डैश। डेविएशन हुआ है ना, डेविएशन दोनों को माइनस कर दो, कम हो गया। डिस्पर्सन नहीं ना हुआ है, तो इसका देखो इधर से ई डिस्पर्सन क्लॉकवाइज, ये डिस्पर्सन एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम बोलते हैं डी, इसको बोलते हैं। तो डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए, मतलब डी बराबर डी डैश। डी पता आपको कैसे निकालते थे? डी निकालते थे डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, और डेल्टा भी डेल्टा आर, ई फॉर्मूला से पुट हो जाएगा।
तो कॉन्सेप्ट को पकड़ो। किसको पकड़ो? कॉन्सेप्ट को पढ़ो कि लिखा हुआ क्या है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए। बाकी फॉर्मूला तो एक ही को फॉर्मूला बार बार यूज कर रहे हैं हम, नहीं। तब फॉर्मूला का यूज कर जो प्रैक्टिस है कि सही से लिख पाए तो उसको 1 से 2 बार आपको बनाना पड़ेगा। अब बाकी समझना ये चीज है कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन का मतलब डेविएशन होना चाहिए, डिस्पर्सन। इसका ठीक उल्टा वाला भी बात कर लें कि समझ जाओगे, समझ जाओगे। अगर नहीं समझ में आए कमेंट करना, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म खत्म हो गया, प्रिज्म खत्म हो गया ना। इसके बाद ह्यूमन आई पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो देखो एक 2 टॉपिक और कवर कर लेते हैं। अगर 10 मिनट और रुके 10 से 15 मिनट तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? देखो ह्यूमन आई में सवाल क्या बनता है? डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन से। किससे बनता है? डिफेक्ट ऑफ विजन। ज्यादा मुश्किल सवाल इससे आता नहीं है, आपको हम ओरली बता देते हैं। डिफेक्ट ऑफ विजन हमको पढ़ना है केगो? 4 गो। केगो पढ़ना है? पहला है मायोपिया, दूसरा है हाइपर मेट्रोपिया। क्या नाम है? हाइपर मेट्रोपिया। और तीसरा का नाम प्रेस बायोपिया। क्या नाम है? और तीसरा का नाम है एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म, ये नाम है। चारों में से हर साल किसी न किसी का लेंस के बारे में पूछता है कि आदमी को मायोपिया हुआ है, बताओ कि कौन सा चश्मा लगाएगा वो तो ठीक हो जाएगा। तो जिसको मायोपिया होता है उसको चश्मा लगता है, बताओ, बोलो जल्दी। कॉनकेव। और जिसको हाइपरमेट्रोपिया होता है उसको कॉन्वेक्स। और जिसको प्रेस बायोपिया होता है उसको बाइफोकल लेंस। कौन सा? बाइफोकल का मतलब दोनों, कॉन्वेक्स भी और कॉनकेव भी। गांधी जी वाला चश्मा देखा होगा, कॉन्वेक्स प्लस कॉन्वेक्स, कॉनकेव को क्या बोलते हैं? बाइफोकल। और जिसको एस्टिग्मेटिज्म हुआ है इसको सिलिंड्रिकल। कौन सा? सिलिंड्रिकल। तो इतना पढ़ के चल जाओ, आपको अभी हम ज्ञानी नहीं बना सकते, ठीक है। ये जो वीडियो बन रहा है वो केवल और केवल किस पॉइंट को दिमाग में रख के बनाया जा रहा है? 2023 में जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसमें फिजिक्स में आपको 70 में 70 नंबर लाना है, और 70 में 70 नंबर को टारगेट करके हम आपको सिलेबस खत्म करेंगे। अगर सब कुछ पढ़ाएंगे तो बताओ 2 महीने में खत्म हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो सवाल बन रहा है सवाल को टारगेट करो, ठीक है। अगर आपको ये पता नहीं है तो ये आपका मेहनत है। अगर आपको मायोपिया नहीं पता है, हाइपरमेट्रोपिया पता नहीं है, प्रेस बायोपिया पता नहीं है, एस्टिग्मेटिज्म पता नहीं है, कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी निकाल के पढ़ लेना है। तो ये वीडियो से देख के अगर आपको दिक्कत है इस सब के बारे में कि मायोपिया क्यों होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है, इसका चश्मा यही काहे लगा, यही कहने लगा, इसका चश्मा कॉनकेव है, कॉन्वेक्स काहे लगा दिए, तो सबका लॉजिक ना होगा। तो उस लॉजिक के बारे में आपको पढ़ने का समय मिला था क्लास 12th में। अगर आप साल बर्बाद कर दिए हैं तो अभी भी समय है, मेहनत करो, ठीक है। तो ये उम्मीद हम करते हैं कि अब ये सिंपल है, 10th क्लास में ही पढ़ना था तो 10th में पढ़े होगे, 12th में पढ़े होगे। अगर नहीं पढ़े होगे तो एक राउंड मार लीजिएगा, इसके बारे में पता कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आता है कौन सा? सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। उसके बाद आता है कंपाउंड, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके बाद आता है टेलीस्कोप। ये देखो एनसीईआरटी का सिलेबस है, इससे सवाल आएगा। इस सब 5 नंबर का सिलेबस है, 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। सिंपल माइक्रोस्कोप का एक्सप्लेन करो डायग्राम के साथ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ, कंपाउंड को एक्सप्लेन करो, टेलीस्कोप को एक्सप्लेन करो, सबका मैग्निफिकेशन निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो ये सब कितना नंबर का सवाल? सब इंडिविजुअल, एक एक सवाल 5-5 नंबर का, ठीक है। तो इसके बारे में हम इसका एक वीडियो और बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज भर इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं।